गोल्डन टेम्पल के बाहर में एक मार्बल का बहुत बड़ा चौराहा बना है। मैं जितना भारत घूमा हूँ अब तक उसमें शायद इससे ज़्यादा सुंदर चौराहा मैंने एक आध ही देखा हो। बेस्ट 3 अगर मैं चौराहों की बात करूँगा तो इस चौराहे का नाम ज़रूर आएगा। तो गोल्डन टेम्पल के बाहर एक शनि मंदिर है, प्राचीन शनि मंदिर। मैंने बहुत सारे सिखों को देखा है मंदिरों में जाते। सरोवर में मैं थोड़ी देर बैठा, पानी को हाथ लगाया, अनगिनत लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे पे अलग अलग भाव था। हम सबका जब जन्म होता है तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप के बच्चे बनते हैं, उसके बाद इस देश के बच्चे बनते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि रिलीजन क्या है। अमृतसर में कुछ चीजें तो हमको सबको पता है। मुझे बताया गया कि अमृतसर में 12 द्वार है, जिसके अंदर पूरा अमृतसर है। जब जलियांवाला बाग जैसी जगह पे और वाघा बॉर्डर जैसी जगह पे एक ही दिन में जाते हैं तो आपको अपने बारे में 2 चीजें पता चलती हैं। एक कि आपके अंदर कितनी संवेदना है, कितने सेंसिटिव हैं आप हिंदुस्तानी होने के तौर पे। इतने सारे भारतीय एक आवाज में जब भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग मार्च कर रहे हैं और सामने एक गेट दिख रहा है जिसके उधर है पाकिस्तान। इट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गो एंड एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। मैं कितने भी अच्छे से बताऊंगा, आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी। ये बड़ा गोल्डन गेट, इतना बड़ा गोल्डन गेट, मजा आ गया देख के। एक ऐसा चौराहा जो देख के लगता है पता नहीं स्पेन, इटली, मॉस्को कहाँ आ गए हो आप। इतना सुंदर एक स्क्वायर, मक्के की रोटी और सरसों का साग महिलाएं बैठ के बना रही है चूल्हे पे। सच्ची में एक ऐसी जगह जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बहुत बड़ा ऊंचा झंडा एक के नीचे एक दिखता है। मैं ऐसी जगह खड़ा हो गया था कि दोनों एक के पीछे एक दिख रहा था, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नीचे था, भारत का झंडा ऊपर था। इतना मजा आया है। ये सब कहाँ हो रहा था? ये सब हो रहा था अमृतसर में। कारपेट कैसे बनता है, बहुत सारी नई चीजें देख के, सुन के, टेस्ट करके आया हूँ। और क्योंकि आप लोग YouTube में इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फटाफट हमारे फैमिली में जुड़ने वाले ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगा कि अब मैं जो भी करूँ आप तक पहुंचाता रहूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ लिखता ही रहता हूँ या सिर्फ मंदिरों पे ही जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ। अमृतसर गया था, गोल्डन टेम्पल, बहुत मजा आया। ओह, अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, अब दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत प्यारी जगह घूम के आया हूँ और वो था अमृतसर। अमृतसर में कुछ चीजें तो हमको सबको पता है, जैसे एक का मैंने जिक्र किया, मक्के की रोटी सरसों का साग, हाँ सबको पता है। लस्सी, हाँ सबको पता है, लस्सी मैंने भी पी। लेकिन कुछ और चीजें जो मैं नहीं देख के आया, नहीं मतलब नहीं देख के आया नहीं, नया देख के आया। मैंने वाघा बॉर्डर के बारे में सुना बहुत था, मगर वाघा बॉर्डर जाके ऐसा लगता है इट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गो एंड एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। मैं कितने भी अच्छे से बताऊंगा, आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी। इतने सारे भारतीय एक आवाज में जब भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग मार्च कर रहे हैं और सामने एक गेट दिख रहा है जिसके उधर है पाकिस्तान। 50-100 बोर्ड पाकिस्तानी सिटिंग देयर, है ना, जिनकी आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही। इतना ज्यादा मजा आया वहां जाके और देशभक्ति की ऐसी भावना आई। तो मुझे एक बात समझ में आई जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे साझा करूँ। हम लोग ना रिलीजन पे बहुत बात करते हैं, मैं भी करता हूँ हिंदू रिलीजन पे। कई लोग भाषाओं को लेके लड़ रहे हैं, कई लोग धर्मों को लेके लड़ रहे हैं, कई लोग उसके अंदर अपने अपने पंथ को लेके लड़ रहे हैं, मतलब सेक्ट्स को लेके लड़ रहे हैं, कास्ट को लेके लड़ रहे हैं। वाघा बॉर्डर जाके जब भारत माता की जय हो रही थी ना, जब इतने सारे हजारों लोग एक साथ एक स्वर में भारत माता की जय बोल रहे थे ना, वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं था कि आप कौन से रिलीजन के हैं, आप कौन से प्रांत के हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। तब एक बात समझ में आई, और इतनी उम्र होने के बाद पहली बार ये बात समझ में आई। बात ये समझ में आई कि जब आपका जन्म होता है, हम सबका जब जन्म होता है, तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप के बच्चे बनते हैं, उसके बाद इस देश के बच्चे बनते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि रिलीजन क्या है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर संस्कार में मुंडन हो गया तो आप हिंदू हो जाएंगे और खतना हो गया तो आप मुस्लिम हो जाएंगे, है ना। ये सब तो बाद में होगा ना, थोड़े दिन बाद। लेकिन अगर आप भारत के किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रांत में कहीं भी जन्म लिए हैं, तो आंख खोलते साथ अपने माता पिता के बच्चे होने, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, बच्चे होने के बाद ना आप किसी रिलीजन का हिस्सा बाद में होते हैं, आप पहले इस देश का हिस्सा होते हैं। ये चीज समझना पड़ेगा। और अगर आपको जेन्युइनली ये समझना और फील करना है जो मैं फील करके आया हूँ, तो वाघा बॉर्डर जरूर जाइए। पर वाघा बॉर्डर जाएंगे तो फिर बीच में अमृतसर पड़ेगा, अमृतसर जरूर जाइए। मेरा बहुत स्ट्रांग ये मानना है कि हिंदू और सिख बिल्कुल अलग अलग नहीं। कुछ रिलीजन्स में हिंदूज और बाकी रिलीजन्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरा बहुत स्ट्रांग ये मानना है कि सिख और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। जैन, बुद्ध, सिख, हिंदू, हम सब लगभग एक जैसे ही हैं।
तो मैं गोल्डन टेम्पल भी गया। पर मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि कहाँ कहाँ गया और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली लुधियाना गया था एक टॉक शो के लिए। लुधियाना से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है अमृतसर बाई रोड। तो हम लोग अमृतसर चले गए घूमने। तो जब अमृतसर गए तो थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, और जब अमृतसर पहुंचे तो पता चला कि अगर अभी पहले गोल्डन टेम्पल देखने जाएंगे, अगर गोल्डन टेम्पल में लाइन लंबी मिली क्योंकि सैटरडे का दिन था और लाइन में लग गए तो बीच में छोड़ना तो अच्छी बात नहीं, तो वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग छूट जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि पहले वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग कवर करते हैं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल जो है ना वो रात भर खुला रहता है, किसी भी वक्त आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, उसका जो गर्भगृह है मुझे सॉरी नहीं मालूम है कि सिख धर्म में उसको क्या बोलते हैं, पर जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा था अंदर में, वो 10:30 बजे बंद हो जाता है। मगर पूरे गोल्डन टेम्पल का प्रांगण जो है, उसका जो पूरा एरिया है वो खुला रहता है। सो यू कैन गो, यू कैन हैव अ फील ऑफ इट। तो हमने डिसाइड किया कि गोल्डन टेम्पल बाद में जाएंगे, और सबसे पहले हमारी गाड़ी निकली लंच के लिए। वाघा बॉर्डर भी जाएंगे, पर पहले हम गए लंच के लिए। लंच के लिए वहाँ पे मुझे किसी ने बोला था कि एक ढाबा है, केसरदा ढाबा। मुझे लगा ढाबा है तो शहर के किसी हाईवे में होगा, बाहर बाहर होगा। नहीं साहब, वो शहर के बिल्कुल अंदर में है, जहाँ पे 2 गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती। मतलब पुराना अमृतसर। मुझे बताया गया कि अमृतसर में 12 द्वार है, 12 डोर्स, जिसके अंदर पुराना पूरा अमृतसर है। टुक टुक में बैठा मैं इतने साल बाद, वो बैटरी वाली गाड़ी, बड़ा मजा आया। अमृतसर में मुझे जानने पहचानने वाले कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि सिख बहुल्य इलाका है, तो मैं बहुत खुल के घूम पाया। मैं आराम से टुक टुक में बैठा, कुछ लोग मेरे को पहचान भी रहे थे, हाय हेलो करते हुए, खुली सी टुक टुक। और वो टुक टुक अंदर 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 पता नहीं कहाँ कहाँ की गलियों से लेके एक रेस्टोरेंट में गई, जिसका नाम था केसरदा ढाबा। मुझे बताया गया था कि वहाँ का जो दाल मखनी ना वो लेजेंडरी है। तो मैंने दाल मखनी ऑर्डर किया, पर दाल मखनी के साथ और भी आइटम्स ऑर्डर किया, क्योंकि केसरदा ढाबा के स्टाफ ने बताया कि सर ये भी ट्राई करो। वहाँ हमको जो सर्व कर रहे थे उनका नाम था अमित। हाय अमित, अगर आप ये देख रहे हैं तो अमित ने बोला सर बैगन भरता ट्राई करो। तो हमने पराठा मंगाया, लच्छा पराठा चूर के देते हैं खूब सारा मक्खन डाल के, और साथ में हमने मंगाया बैगन भरता, दाल मखनी, पालक पनीर। भूख लग रही है ना मुझे भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। रायता बहुत बढ़िया था, और हमने खाया लच्छा पराठा, चूर वाला लच्छा पराठा मक्खन के साथ, बैगन भरते के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो केसरदा ढाबा जरूर जाइए। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, केसरदा ढाबा ने कोई पैसे नहीं दिए मेरे को ये करने के लिए, लेकिन जेन्युइनली उसका खाना बहुत अच्छा है। केसरदा ढाबा जाइए और बैगन भरता जरूर ऑर्डर कीजिए, वो लच्छा पराठा के साथ। थोड़ी मुश्किल होती है केसरदा ढाबा पहुंचने में, लेकिन जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो मैंने मन बना लिया, जब भी जाऊंगा अगली बार जरूर जाऊंगा। फिर हम वहां से निकले, वाघा बॉर्डर गए। थोड़ा दूर है, 20-25 मिनट का वक्त लगता है, डिस्टेंस भी लगभग उतना ही जाने में। हमको बताया गया था कि 5 बजे के पहले पहुंच जाना, नहीं तो या तो अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, या फिर शुरू हो चुका रहेगा तो आपका कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाएगा। हम समय के थोड़ा पहले पहुंचे। पहुंचते साथ हमको एक बंदे ने बुद्धू बनाया। मैं जैसी गाड़ी से उतरा, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा कोई पहचान गया होगा, कोई फैन होगा। उसने वो वाटर कलर निकाला, उसमें उसने 3 लाइन फटाफट खींची, वो अपने तिरंगे की 3 लाइन। तो मुझे लगा कि आउट ऑफ देशभक्ति कोई ऐसा कर रहा होगा सबके लिए। जैसे ही उसने 3 लाइन खींची और मैं बोला थैंक यू, मैं उसको हवा मार मार के सुखाने लग गया। फिर उसने मेरे पे हवा मार दी। उसने बोला पैसे निकालो। मैं बोला भाई ये तो आपने अपने मन से किया, मैंने थोड़ी ना बोला था। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, तो देना तो पड़ेगा ही। तो पार्किंग के अंदर ही ये खेल हो गया। पार्किंग चार्जेस तो मैं दिया ही दिया, लेकिन अब देशभक्ति पे मना करना भी ठीक नहीं लगता है। और अच्छा दिख रहा था, उसने दोनों हाथ में बढ़िया तिरंगा बना दिया था। मेरे को लगा वाघा बॉर्डर जा रहे होना भी चाहिए। तो उसने जो भी चार्ज किया हमने उसको पेमेंट दिया। उसके बाद हम लगे लाइन पे और हमने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जलवा। बहुत मजा आया। लंबी लाइन थी, बहुत सारी चेकिंग होती है। आपको सब ले जाना अलाउड है, फोन भी ले जाना अलाउड है, कुछ खाने पीने का भी आपके हाथ में तो ले जाना अलाउड है, सब अलाउड है। तो बढ़िया लाइन में लग के, फटाफट लाइन चलती है, वेट नहीं कराते हैं वो आपको। वो लाइन में लग के हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा सा स्टेडियम है, बीच में बना हुआ है। मैं वीडियोस फोटोज डालूंगा, उस पर देखिएगा, शायद आपको अभी दिख भी रहा होगा। और हमको एक जगह मिली बहुत पीछे बैठने की, क्योंकि भीड़ बहुत थी। और वहां पे जब ये पूरा खेल शुरू हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जब तिरंगा झंडा दिखा, जब उनकी आवाजें हम लोग को, हमारे सैनिकों की आवाजें हमको आना शुरू हो गई, वंदे मातरम, ऐसा जोश मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं बस वो सोच के। पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत इमोशनल भी हुआ वहां पे। शायद आप भी होंगे, आप जाएंगे तो जब आप अपनी सेना को देखेंगे, अपने तिरंगे को देखेंगे और अपने देशवासियों को देखेंगे जो एक स्वर में भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब बोलते हैं ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये चलता है और इतनी जोर से चलता है कि आप चाहे ना चाहे आपका मन करेगा कि मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं भी इसके साथ साथ बोलूँगा। कोटिंग होती है, हम बहुत अच्छा परेड देखे। वो परेड जो आपने शायद
असल में भी जाके कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं तो वीडियोस में तो देखा ही होगा, जहाँ पे हमारे सैनिक अपने सर के भी ऊपर तक अपना पाँव उठा के कदम ताल करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, हुंकारते हैं, ललकारते हैं। गजब की फीलिंग थी। वहाँ से हम निकले तो हमारे ड्राइवर साहब ने बोला, उनका नाम लव था, मुन्ना पंजाबी थे। उन्होंने बोला कि सर अभी रास्ते में पड़ेगा सड्डा पिंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भी देखते हुए चलो। मैंने बोला क्या है सड्डा पिंड? तो बोले सर एक पुराने गांव जैसा बना हुआ है पूरे एरिया में। मेरे लिए वो नया था, क्योंकि मैं पंजाब तो गया हूँ पर अमृतसर में पहली बार गया था। वाघा बॉर्डर में वो दोनों फ्लैग्स दिखते हैं, और हमने एक ऐसी जगह पे ऐसा एंगल सेट करके फोटो खींचा कि ऊपर हमारा फ्लैग था और उसके नीचे में पाकिस्तान का फ्लैग है। यूं ही बात है, लेकिन ऐसा करके सेटिस्फेक्शन बहुत मिला बस। सॉरी, जिसको बुरा लगे, लेकिन मेरा भारत पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगा, पहले भी था आगे भी रहेगा। इस पे मेरे को ये बोलने में मेरे को कोई परहेज नहीं है। तो फिर हम पहुंचे साडा पिंड। अब साडा पिंड क्या है, आप में से ज्यादातर लोगों ने वो राजस्थानी गांव वाले पैटर्न के रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, जिसको नखराली थानी बोलते हैं, चोखी थानी बोलते हैं। ये शहर में बहुत जगह है, लेकिन जितना मैं घूमा देखा हूँ, मुझे लगता है साडा पिंड जो है वो बाकी स्टेट्स में नहीं है, होंगे भी तो मुझे नहीं पता था। अंदर हम गए, पूरा एक गांव बसा रखा था। वहाँ कारपेट कैसे बनता है हमने देखा। वो बचपन में एक बाबा आते थे ना, ऐसा डब्बा लेके, जिसमें हम ऐसे करके फंसा के अंदर देखते थे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजभवन, ये सब चीज़ें ऐसे स्लाइड चलती थी टीवी भी आने के पहले। वो लगा हुआ था, वो देखे इतना बड़ा खटिया, मैंने इतना बड़ा खटिया कभी नहीं देखा था। उसमें आप मानिए 30-40 लोग अगर पालथी मार मार के बैठेंगे ना, तो उस एक खटिया में 30-40 लोग बैठेंगे। मैं उस पर बैठा, मेरे को बड़ा मजा आया। फिर गोबर के कंडे कैसे लगाए जाते हैं, कुछ महिलाएं ओपन में बैठ के चूल्हा लगा के मक्के की रोटी और सरसों का साग दे रही थी, खूब सारा घी डाल के, गुड़ साथ में। तो केसर का ढाबा का लंच हुए टाइम हो गया था, और ये तो छोड़ा भी नहीं जा सकता था। मस्त वो खाया हूँ, उसके भी फोटोज है, डालूंगा। फिर कारपेट कैसे बनता है, मुझे पता चला कि वहाँ पे एक कारपेट बनाने में 30 दिन लगता है। एक कारपेट बनाने में हैंडमेड कारपेट बनता है 30 डेज, और टोटल वो एक कारपेट बिकता है 20,000 रुपए, जिसमें से वहां का जो कारीगर है ना, उसको सिर्फ 12,000 मिलता है। समझ रहे हैं आप? अगर वो एक आदमी एक महीने में एक कारपेट बनाता है तो उसको महीने का 12,000 रुपए मिलता है। जब वो रोज काम करता है तब गड़बड़ है ना। इन चीजों पे अगली बार जब खरीदी करने जाए तो ज्यादा खर्च कीजिएगा। हम कितना इधर उधर खर्च कर देते हैं, ऐसे मेड इन इंडिया चीजों पे खर्च करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। वहां से हम निकले साडा पिंड में, और बहुत सारी चीजें मैं घूमा। मैं रेड कलर की एक बड़ी पुरानी सी गाड़ी थी, वो देखा। एक जगह एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी, उसमें लिखा था हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मैंने उसके साथ भी फोटो खिंचवा ली, मुझे मजा आया। फिर वो जो ऐसे चरखा चलाते हैं वो भी था। फिर एक कमरा था अलग सा, जिसमें अलग अलग मिरर्स लगे हुए थे, जिसमें मेरे साइजेस अलग अलग दिख रहे थे। कहीं पे मैं और ज्यादा मोटा दिख रहा था, कहीं लंबा दिख रहा था। उसमें एक जगह मैंने फोटो खिंचवाई जो मेरे को सबसे क्यूट लगा, जिसमें मैं डॉर्फ दिख रहा हूँ, बोना दिख रहा हूँ। ये रही फोटो, आपको दिख रही होगी। खूब देर वहां घूमे। वहां से निकल के हम जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग में जाके बहुत इमोशनल हुए, क्योंकि मैंने जलियांवाला बाग पे फिल्में भी देखी हैं। अभी एक विक्की कौशल साहब की बहुत अच्छी फिल्म आई थी उधम सिंह, जो कम लोगों ने देखी, पर उसमें लगभग 30 मिनट्स का एक सीन है जब यंग उधम सिंह जलियांवाला बाग में मरे हुए लोगों को ठेले में भर भर के पूरी रात अस्पताल पहुंचा रहा है। मैं 2-3 बजे रात को अकेले बैठ के फिल्म देख रहा था, ना फोन ना कोई डिस्टर्बेंस। बहुत रोया था, क्योंकि वो सच्ची घटना पे आधारित है। जलियांवाला बाग जाके बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप जब जलियांवाला बाग जैसी जगह पे और वाघा बॉर्डर जैसी जगह पे एक ही दिन में जाते हैं, तो आपको अपने बारे में 2 चीजें पता चलती है। एक कि आपके अंदर कितनी संवेदना है, कितने सेंसिटिव हैं आप हिंदुस्तानी होने के तौर पे, कि उन लोगों के लिए आपके आंख में आंसू आ रहा है जो आपके जन्म होने के पहले पृथ्वी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी मृत्यु तब हो गई थी जब आप और मैं जन्मे भी नहीं थे, लेकिन उनसे भी हम लोगों का कनेक्शन है। उनके साथ जो हुआ वो देख के बहुत तकलीफ हुई। ठीक किया उधम सिंह ने, जो इंग्लैंड जाके उस आदमी को मार दिया। वहां जाके आपको लगेगा कि अगर आपका नाम उधम सिंह होता और उनकी जगह आप होते तो आप भी वही करते जो उधम सिंह ने किया था। वाघा बॉर्डर से हम निकले और फिर हम पहुंचे जिसके लिए अमृतसर सबसे ज्यादा प्रचलित है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए हम गर्भगृह, जिसको मैं बार बार गर्भगृह बोल रहा हूँ, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है, हम उसके अंदर इस बार नहीं जा पाए। अगली बार जाऊंगा तो वहां भी जाऊंगा। उसके अंदर फोटो वीडियो ये सब अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी तो पूरे स्वर्ण मंदिर के अंदर कहीं अलाउड नहीं है, पर ठीक है, वो थोड़े लिबरल लीनियंट लोग हैं, थोड़े बहुत फोटोज लेने देते हैं। कुछ तस्वीरें आपको शायद दिख रही होंगी आपके स्क्रीन पे,
जो मैंने गोल्डन टेम्पल के आसपास खिंचवाई, मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। सरोवर में मैं थोड़ी देर बैठा, पानी को हाथ लगाया, अनगिनत लोग बैठे हुए थे, सबके चेहरे पे अलग अलग भाव था। कोई श्रद्धा भाव से था, कोई अपने दुख बताने के लिए वहाँ आया था। जैसा मंदिरों में आप हम जैसों को जाके लगता है, बस वैसे ही लगता है गुरुद्वारे में भी जाके। बहुत सारे सेवादार घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों से सत श्री अकाल जी हुआ। और उसके बाद अमृतसर में वहाँ से जब मैं निकला गोल्डन टेम्पल से, तो गोल्डन टेम्पल के बाहर एक शनि मंदिर, प्राचीन शनि मंदिर। तो अगर आप हिंदू हैं, सिख भी हैं, तो भी मैंने बहुत सारे सिखों को देखा है मंदिरों में जाते। तो अगर आप गोल्डन टेम्पल तक जा रहे हैं तो शनि मंदिर पे भी हाथ जोड़ लिया कीजिए, अंदर चले जाया करिए। शनि देवता का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव रहता है, हमारी मान्यताओं में बहुत जगह दी हुई है उनको। और वो शनिवार का दिन भी था। तो खैर, शनिवार का दिन ना भी हो, कोई भी दिन हो, तो अगर रास्ते में कोई मंदिर पड़े या कोई गुरुद्वारा पड़े तो माथा तो टेकना चाहिए। तो हिंदू होने के नाते अगर मैं खुशी खुशी गुरुद्वारे जा सकता हूँ, तो सारे सिख भाई और सारे हिंदू भाई से ये रिक्वेस्ट है कि शनि मंदिर में भी जाइए, हाथ जोड़िए। क्योंकि शनिवार रिलीजन देख के नहीं आता है, और जीवन में तकलीफें भी रिलीजन देख के नहीं आती, सबकी साढ़े साथी आती है। आप किसी भी धर्म में पैदा हो। उसके थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत बड़ा मार्केट था, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि फ्रिज मैग्नेट, गुरुद्वारे से और गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, उनके ग्रंथों की कॉपीज, कटार, कड़ा, कंघी, बड़ी बड़ी तलवारें। कुछ तलवारें मैंने भी खरीदी हैं, गिफ्ट करूंगा लोगों को, एक आधा अपने लिए खुद के लिए रखूंगा। कड़ा भी खरीद के लाया हूँ। ये कुल मिला के मेरा एक दिन से भी कम का एक्सपीरियंस था अमृतसर में। वो जो मैं आपको शुरू में मैंने बोला था कि एक ऐसा चौराहा जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है इटली स्पेन पता नहीं कहाँ आ गए, वो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के बाहर में एक मार्बल का बहुत बड़ा चौराहा बना है। बहुत ही खूबसूरत चौराहा, मतलब मैं जितना भारत घूमा हूँ अब तक, उसमें शायद इससे ज्यादा सुंदर चौराहा मैंने एक आध ही देखा हो। बेस्ट 3 अगर मैं चौराहों की बात करूंगा तो इस चौराहे का नाम जरूर आएगा। वहाँ तस्वीरें खिंचवाइए। उसके आसपास जितनी बिल्डिंगें हैं, ऐसा लगता है कि आप 2025 में हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि आप 50, 60, 100 साल पीछे चले गए। क्योंकि आसपास जो बैकग्राउंड में भी उस फवारे के आसपास भी जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, उसके बैकग्राउंड पे वो सब भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, जिसका आर्किटेक्चर उस समय का है। तो एक अलग अनुभव रहा। ज्यादातर मैं तीर्थ स्थानों पे जाता हूँ तो आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ तो आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। इस बार अमृतसर गया था। तो आप जब अगली बार अमृतसर जाएं, समय कितना भी कम हो, ये सारी चीजें एक दिन से कम में हो सकती है। क्या क्या? गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, केसरदा ढाबा, जलियांवाला बाग, शनि मंदिर, ये सब एक दिन में आराम से निपटाया जा सकता है। तो जाइए, घूमिए। अपने धर्म के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अपनों के धर्म के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि गलती से भी किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी और की मान्यताओं की बेअदबी ना हो। और किसी की बेअदबी ना हो, इसके लिए जानना जरूरी है कि उनके अदब क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो कैसे माथा टेकते हैं, वो कैसे शब्द करते हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या बुरा लगता है, पैरी पौना क्या होता है, सत श्री अकाल क्या होता है। वहाँ पे ज्ञानी जी की लस्सी है, कोने में एक दुकान है ज्ञानी जी की लस्सी, और उसमें एक अलग तरीके की लस्सी बनती है जिसमें वो पेड़ा डालते हैं। पेड़े को लस्सी में डाल के पूरा मिक्स कर देते हैं, और उसको इतनी देर मिक्स करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे गाढ़ा हो जाता है। फिर उसको ग्लास में, स्टील के ग्लास में डाला जाता है। वीडियो शायद आपको दिख रहा होगा, इसके बाद दिखेगा। एक बड़े से ग्लास में डाला जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है मक्खन, और उसके अंदर डाली जाती है मलाई। तो दूध में पेड़ा मिला के अलग से मक्खन और मलाई, ये बड़ा ग्लास। आप वो दोपहर में पी लीजिए। मैं तो शाम हो गई थी, मैं तो रात में वो लस्सी का ग्लास पिया, मेरा डिनर हुआ था उस दिन का। पर अगर आप उसको दिन में पी लेंगे तो आपको कम से कम 6 घंटे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से, मौसम गर्म हो या ठंडा, लस्सी का लुत्फ उठाइए। शाम होने के बाद अगर ठंड का मौसम है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग का लुत्फ उठाइए। अमृतसर में जाके श्रद्धा का भाव रखिए। वहाँ लव कुश का एक और बहुत अच्छा मंदिर है, वो जाना इस बार रह गया। अगली बार जाऊंगा तो उसके बारे में और बात करूंगा। और अभी मैं राजस्थान भी जाने वाला हूँ। जब मैं राजस्थान जाऊंगा तो मैं वहाँ घावंगरी भी करूंगा। शनि मंदिर जाइए, गोल्डन टेम्पल जाइए, अपना इतिहास जानिए, गोल्डन टेम्पल के अंदर का भी इतिहास और अमृतसर का भी इतिहास, और खूब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द।